Hello and welcome to today's class. In today's class, we will discuss about the making of nationalism in Europe. इससे पहले वाले क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो क्या होता है, किस टाइप का इमोशन होता है, उसके बारे में हम इससे पहले वाले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि यूरोप में पहले जो सोशल सिचुएशन था वो कैसा था और फिर किस तरह से नेशनलिज्म के आइडिया को वहां पे लाया गया। तो उसके नेशनलिज्म वाला आइडिया आने से पहले यूरोप का सिचुएशन क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So, first of all, Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territory. तो जो जर्मन, इटाली एंड स्विट्जरलैंड था वो बहुत सारे किंगडम्स में या फिर डचेस में, कैंटन्स में बटा हुआ था और वहां के जो रूलर्स थे उनका ऑटोनोमस टेरिटोरी हुआ करता था। टेरिटोरी यानी बाउंड्री, वो आप सबको पता है। ऑटोनोमस यानी जिसके या फिर जहां पे हम अपने पावर को फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं, यानी खुद से रूल करना। जैसे आप कॉमनली सुने होंगे ऑटोनोमस कॉलेजेस, यानी उस कॉलेज में जो रूल्स होंगे, जो डिफरेंट रेगुलेशंस होंगे वो कॉलेज खुद तय कर सकता है, उसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं, यानी कि स्वयं शासित, खुद को रूल करना। तो वहां के जो रूलर होते थे वो खुद डिटरमिन करते थे कि कितने टेरिटोरी उनको रूल करना है एंड ऑल। वो आपको पता होगा किस तरह से जो किंग्स होते थे वो टेरिटोरी विन करते थे एंड देन उसको रूल करते थे। तो उस तरह का कुछ सिचुएशन था जर्मन, इटाली एंड स्विट्जरलैंड में। डिफरेंट किंगडम्स में बटे थे और हर रूलर का अपना अपना ऑटोनॉमी था, अपना अपना तरीका था उन टेरिटोरीज को रूल करने का, कोई कॉमननेस नहीं था। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territory of which lived diverse people. तो जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप था वहां पे ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज थे। मोनार्ची क्या है वो आप क्लास 6 में उस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये जो मोनार्ची होता है वो क्या होता है ना, मोनार्ची जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, जहाँ पे जो रूलर है वो अपना मनमानी कर सकता है। तो उसके बारे में आई थिंक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेनली जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था वहां पे ऑटोक्रेटिक, जहां पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। तो डाइवर्सिटी के बारे में भी हम क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वी द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उसी को ही डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्स बोलते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होना। जैसे वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट टू आवर फूड हैबिट, आवर फेस्टिवल्स, आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज। तो हम एक दूसरे से सेवरल एस्पेक्ट में हर किसी से अलग हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग होना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम ऑलरेडी क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी कब प्रॉब्लम होता है? जब डाइवर्सिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तब प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज आप जवाहरलाल नेहरू के जो फ्रेज दिए थे उन्होंने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उससे आई थिंक आप समझ सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो कितना पावरफुल होता है एक रीजन के लिए। इट एनहांस द रीजन। हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी, और ये कहीं ना कहीं हमें मोर रिच बनाता है या मोर स्ट्रेंथफुल या एनरिच करता है हमारे कल्चर एंड ऑल को। तो डाइवर्सिटी एक वे में स्ट्रेंथ होता है, लेकिन अगर वही डाइवर्सिटी में यूनिटी ना हो तो दैट कैन लीड्स टू प्रॉब्लम। तो जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था वहां पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे लेकिन उनका रूलर कॉमन था, और जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे उनके बीच में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या एक कॉमन इमोशन का जो बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं था। जैसे इंडिया में वी स्पीक several languages, we practice different food habits, we observe different festivals, लेकिन हमारा जो एक कॉमन इमोशन है that is we are Indian, हमारा एक कॉमननेस है, हम एक इमोशन से जुड़े हुए हैं कि despite of different language, different culture, different livelihood and living style, we all are one, or we all are equal, that is we all are Indians.
ठीक उसी तरह वहां पे क्या था, डाइवर्सिटी तो था लेकिन एक कॉमननेस नहीं था, जो कि वहां का प्रॉब्लम था ऑब्वियसली। द हब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, और जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी रीजन था उसको हब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। जो हंगरी था उसका हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 50% पॉपुलेशन कौन से लैंग्वेज में बात करते थे, मैगियर लैंग्वेज में बात करते थे, जबकि जो रेस्ट 50% थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस अदर डायलेक्ट्स प्रैक्टिस करते थे। यानी कि हंगरी का 50% पॉपुलेशन मैगियर लैंग्वेज यूज करता था, तो अदर 50% मेनी डिफरेंट डायलेक्ट्स प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा अदर रीजन जो थे वहां पे और डिफरेंट लैंग्वेज कहा जाता प्रैक्टिस हुआ करते थे, जैसे जर्मन, इटालियन, पोलिश एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पीपल लिंग्विस्टिक डिफरेंट में बटे हुए थे। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasant peoples. तो सिर्फ linguistic difference नहीं था, वहां पे livelihood या occupation का भी difference था। जैसे कि जो different group of people थे उसमें से एक group of people थे या एक mass of people थे जो mainly peasant हुआ करते थे यानी कि farmer हुआ करते थे। तो वहां पे different occupation के people थे, different language के people थे, और उनमें सिर्फ एक ही कॉमननेस था, वो था एक कॉमन रूलर। लेकिन जरूरी नहीं आप अपने रूलर को लेकर इमोशनली अटैच रहो, तो उनमें नेशन वाला फीलिंग्स तो कुछ नहीं था, उनका सिर्फ एक ही कॉमन था कि उनका रूलर सेम था। अदरवाइज जो पीपल थे वो आपस में बटे हुए थे ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी। Now let us discuss about the aristocracy and the new middle class. तो क्लास 9th में भी आप पहले से पढ़ चुके हो, वहां जो फ्रांस था वहां पे जो लोग थे, या सिर्फ फ्रांस ही नहीं, उसके जो कॉन्टेम्पररी टाइम में उसके जो कॉन्टेम्पररी रीजन थे, हर जगह पे पीपल डिफरेंट क्लासेस में बटे हुए थे। जैसे फ्रांस का हम फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट पढ़े थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या था, जो एक एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थे, एरिस्टोक्रेटिक यानी मोर सोफिस्टिकेटेड ग्रुप या फिर मोर सुपीरियर ग्रुप, जो बाकी लोगों से थोड़ा ऊपर हो, सुपीरियर हो। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. तो ये जो aristocratic group थे वो socially more powerful थे, politically more powerful थे, और ये dominant क्या करते थे उस एरियाज को। तो ये जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थे इनमें कुछ कॉमननेस था, लाइक इनके खुद के प्रॉपर्टीज होते थे, स्टेट, टाउन हॉल्स या फिर टाउन हाउसेस ये ओन करते थे, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हुआ करता था। देन इन लोगों का नंबर बहुत कम था, यानी कम लोगों के हाथ में ज्यादा रिसोर्स हुआ करता था, जैसे हम फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट वालों का पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनके पास प्रिविलेज बहुत ज्यादा थे, रिसोर्स बहुत ज्यादा थे। ठीक उसी तरह जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थे वो पॉलिटिकल पावर एंजॉय करते थे, सोशल पावर एंजॉय करते थे, देन उनके प्रॉपर्टीज ज्यादा हुआ करते थे, छोटे नंबर ऑफ पीपल थे, यानी कि कम संख्या थी लेकिन उनकी रिसोर्स होल्डिंग ज्यादा था, और ये सब आपस में एक किनशिप में बंधे हुए थे, वो था मैरिज का, ठीक है। यानी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ ही मैरिज वाला रिश्ता जोड़ते थे। तो इस तरह के एक ग्रुप हुआ करते थे। देन उनका और जो कॉमन क्राइटेरिया थे, जैसे कि वो फ्रेंच में बात करते थे फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेसी, या फिर हाई सोसाइटी अफेयर्स, इन सब में वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। देन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो मैरिज का टाइज होता था वो हमेशा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ ही होता था, ठीक है। और ये पावरफुल हुआ करते थे, इनका संख्या कम था लेकिन ये रिसोर्स ज्यादा होल्ड करते थे। तो इस तरह का एक ग्रुप थे। और एक ग्रुप था, एक जगह पे एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था, एक जगह पे एक ग्रुप था जो ज्यादातर पिजेंट्री प्रैक्टिस करते थे, या फिर जिनको हम फार्मर बोल सकते हैं। तो एक ये जो टोटल सोसाइटी था ये दो हिस्सों में बटा था, एक एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली रिच, और एक थे जिनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं था, ज्यादा सोशल प्रिविलेज नहीं था, ज्यादा रिसोर्स होल्डिंग नहीं था, और उनका मेन ऑक्यूपेशन पिजेंट्री ही होता था। इन सबके बीच में ये जो दो सोशल डिवीजन थे, इसके बीच में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन
स्टार्ट हो गया। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज था वो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अगर हम इन पर्टिकुलर फ्रांस एंड जर्मन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो ये करीबन 19th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बिगिन होना स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? फ्रांस और जर्मनी में, जबकि ये इंग्लैंड में ऑलरेडी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में बिगिन हो चुका था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आया, धीरे धीरे टाउन्स ग्रो करने लगे एंड न्यू प्रोफेशंस एमर्ज करने लगे। फॉर एग्जांपल, हम पहले भी ये एग्जांपल ले चुके हैं, जैसे आपका स्कूल का एग्जांपल मैं बार बार लेती हूँ। जो आज जहाँ ओएवीज हैं, तो क्या वो एरिया पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे? पहले भी वो एरिया हुआ करता था, लेकिन उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था। पॉपुलेटेड एरिया से कहीं दूर एक खाली सा जगह था जिसका कोई वैल्यू या फिर कोई इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था। फिर जब आपका स्कूल वहां पे डेवलप हुआ तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी वहां पे डेवलप होने लगे, जैसे बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट होने लगे डिफरेंट एरियाज से बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए आने लगे। डिफरेंट सर्विसेज ग्रो करने लगे, लाइक जैसे आप गाड़ी में स्कूल आते हैं, वो सारे गाड़ी पहले भी हुआ करते थे, लेकिन शायद उनके पास रेगुलर बेसिस में काम अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन जैसे बच्चों का रोज स्कूल आने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने लगा, तो उनके पास एक रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करने का मौका उनको अवेल होने लगा। फिर धीरे धीरे क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया, ऑफिसर्स के आना जाना स्टार्ट हो गया फॉर इंस्पेक्शन एंड ऑल, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ग्रो करने लगे। जैसे आपको अगर आपके स्कूल 2-4 साल पहले याद होंगे तो ना वहाँ पे रोड फैसिलिटीज थे, ऑन मेटल रोड हुआ करते थे, सीजनल रोड हुआ करते थे, कितने प्रॉब्लम फेस करते थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे कंक्रीट रोड्स बनने लगे, मोर फैसिलिटीज ग्रो करने लगे। 2-4 साल पहले वो एक लेस पॉपुलेटेड एरिया था, लेकिन धीरे धीरे वहां पे डिफरेंट सर्विसेज लाइक शॉप्स डेवलप करने लगे जो कि बच्चों के रिलेटेड स्टेशनरी सामान प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेन, कॉपी, पेंसिल्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। या फिर बहुत सारे ग्रोसरी शॉप ग्रो करने लगे जो चॉकलेट्स, बिस्किट, जो बच्चों के नीड को देख के या एक स्कूल के नीड्स को देखकर चीजों की अवेलेबिलिटी होने लगी। साथ ही साथ टिफिन शॉप्स ग्रो करने लगे एंड साथ ही साथ एक के बाद एक अदर फैसिलिटीज भी ग्रो करने लगे। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट हाउ द डेवलपमेंट ऑफ वन सेक्टर पुशेस द डेवलपमेंट ऑफ अदर 2 सेक्टर्स। तो जब एक सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, इट ऑटोमेटिकली बहुत या उस बाकी सारे सेक्टर्स के डेवलपमेंट को भी इनडायरेक्टली पुश करता है। तो ठीक उसी तरह जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई फ्रांस एंड जर्मनी में, जब इंडस्ट्रीज बनने लगे, तो उसके साथ साथ टाउन बनना या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होने लगा। धीरे धीरे इंडस्ट्री के नीड्स को फुलफिल करने के लिए अदर सर्विसेज ग्रो करने लगे। अदर सर्विसेज के ग्रो करते जो पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज बने थे वहां पे बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होने लगे और धीरे धीरे टाउन्स भी ग्रो करने लगे। तो जब ये टाउन ग्रो करने लगे तो एक कॉमर्शियल क्लास भी इमर्ज करने लगे, यानी कि बिजनेस क्लास, जिनका मेन काम क्या था, ना प्रोडक्शन करना और उसको मार्केट तक पहुंचाना। तो जैसे हम इंडस्ट्री के बारे में हम ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं या फिर प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं या फिर उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं या फिर उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ये सारे सिनोनिमस टर्म है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बना उसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बना, एक कॉमर्शियल क्लास इमर्ज करने लगे जिनका मेन काम क्या था, प्रोडक्शन करना और उसको मार्केट तक पहुंचाना। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से एक न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज करने लगे। पहले कितने ग्रुप थे? 2 ग्रुप थे, एक एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप, एक सोफिस्टिकेटेड ग्रुप और एक पीजेंट क्लास थे, या जो लोअर रैंक में आते थे, लेबर, पीजेंट्स, जिनमें से ज्यादातर लोग पीजेंट्री ही करते थे। तो 2 ही ग्रुप थे। अब बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक थर्ड सोशल ग्रुप इमर्ज करने लगे, दैट इज मिडिल क्लास, या फिर उसको हम वर्किंग क्लास
भी बोल के जानने लगे। तो पहले क्या हुआ करता था ना, एक एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थे, यानी कि जिनके पास सोशल पावर एंड इकोनॉमिकल पावर, पॉलिटिकल पावर ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। और एक ग्रुप थे जो लोअर क्लास में आते थे, जैसे कि पीजेंट हो गए, लेबर्स हो गए, ये सारे थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक थर्ड क्लास एमर्ज करने लगे, जिसको मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास के नाम से जाना जाने लगा। और ये मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो एरिस्टोक्रेट की तरह इनके पास प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत हुआ करता था, और साथ ही साथ ये लोग एजुकेटेड भी थे। एंड एजुकेशन जो है वो आपको रियल एनलाइटमेंट प्रोवाइड करता है, वो आपको रियल सेंस ऑफ वेकनिंग प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि जो मिडिल क्लास ग्रुप थे वो एजुकेटेड थे, फिर इन लोगों ने ये जो शार्प डिवीजन था एरिस्टोक्रेटिक एंड लोअर लेवल ऑफ पीपल में, उसको रिड्यूस किया, और साथ साथ जो यूरोपियन सोसाइटी था उसको चेंज करने में, रिवॉल्यूशन लाने में ये मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। ये लोग एजुकेटेड थे, इनके पास प्रॉपर्टी हुआ करते थे, और इसमें बहुत सारे लोग आते थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, डिफरेंट प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड मेनी मोर, ठीक है। तो इस तरह के प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करने लगे। तो आगे हम मिडिल क्लास पीपल के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया इन यूरोपियन रिवॉल्यूशन में या फिर नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में, वो तो आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।